हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद राम। आज हम लोग क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक का लेसन 1 है, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके आता है पूरी ऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर क्लियर होगा तो आपको बाकी ऑर्गेनिक भी समझ आ पाएगी। देखिए, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट है कि ऑर्गेनिक की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, है क्या चीज ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? लाइफ, मतलब जो चीजें, मतलब जितने भी कंपाउंड लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन हो रहे हैं, जिंदा चीजों से आने लग रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक मीन से। यहाँ पे ऑर्गेनिक मीन का ऑर्गेनिक से मीनिंग क्या है? देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनिक से मेनली जो मीनिंग आने लग रहा है वो ये है कि जो सब्सटेंस आपको लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन हुए हैं मेनली, यानी किसी भी तरीके से लिविंग होना चाहिए, उससे जो कंपाउंड्स आपको मिले हैं। इसके अंदर अगर मैं देखूं नेक्स्ट पॉइंट कि ऑर्गेनिक के अंदर मेन एलिमेंट है क्या आपका? देखिए, ऑर्गेनिक के अंदर मेन एलिमेंट है कार्बन, ठीक है। और हम उस कार्बन को मेनली, कार्बन के उन कंपाउंड्स को मेनली कहां से ऑब्टेन करेंगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या? लिविंग सोर्सेज से, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो मेन एलिमेंट क्या है? कार्बन। कार्बन ही क्यों? देखिए, कार्बन की सबसे पहले तो कार्बन जो है उसका साइज क्या है? स्मॉल साइज है। कार्बन जो है उसका साइज क्या है? स्मॉल साइज है। एक तो छोटा साइज है उसका, दूसरा उसकी जो कैटिनेशन टेंडेंसी है ना, वो भी बहुत हाई है। कैटिनेशन से मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग, या सेल्फ लिंकिंग से मतलब क्या है कि जो एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन थर्ड कार्बन से, थर्ड जो है फोर्थ कार्बन से, फोर्थ जो है फिफ्थ कार्बन से, ऐसे चेन, लंबी लंबी चेन्स बननी शुरू हो जाएंगे। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन पाते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, चलो ठीक है, कार्बन की एक प्रॉपर्टी और है जिसकी वजह से इंपॉर्टेंटली वो इतने सारे वर्सेटाइल, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, वो है टेट्रावेलेंसी। देखिए, कार्बन के ऊपर जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये दूसरे कार्बन के साथ या किसी और नेक्स्ट कार्बन के साथ या किसी हाइड्रोजन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ, किसी के साथ भी वो इजीली क्लब कर सकता है, और कार्बन से खासकर वो क्लब करते करते लंबी लंबी चेन्स भी बना सकता है। लेकिन यहाँ दो और इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए, सबसे पहले रीजन आ गया स्मॉल साइज, एक तो हम कर चुके हैं। दूसरा रीजन क्या आ गया? यहाँ कैटिनेशन। थर्ड क्या आ गई? टेट्रावेलेंसी। और जो फोर्थ बट इंपॉर्टेंट रीजन है वो हम लोग अभी आगे करेंगे जाके, उसका नाम है आइसोमर्स। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो, मतलब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इन सारी टेंडेंसीज की वजह से कार्बन क्या करता है? इतने सारे वर्सेटाइल कंपाउंड बनाता है, और इसी वजह से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ पाते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? अभी बताया मैंने, कंपाउंड विच कंटेन कार्बन। लेकिन खास बात क्या है? दे मेनली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। देखिए, मेरे पास इतने सारे कंपाउंड हैं, इन सब में अगर आप चेक करें, सब में कॉमन कार्बन है। सब के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है? कार्बन है। ये देखिए आप। लेकिन यहाँ NaCl आ गया, इसमें कार्बन नहीं है, HCl, इसमें कार्बन नहीं है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, इन सब के अंदर कार्बन कॉमन है, लेकिन इनके अंदर कार्बन नहीं है। तो ये सारे किसमें आएंगे? ये वाले आपके आएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ मेन एलिमेंट सब में कार्बन आ रहा है। लेकिन अब खास बात क्या है कि ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको हम ऑर्गेनिक में कंसीडर नहीं कर सकते। मेनली ये कंपाउंड, ये वाला और ये वाला, मतलब इथेनॉल, आपका हेक्से सॉरी ग्लूकोज एंड मीथेन, दे आर कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक बिकॉज दे मेनली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गैसेज है, इनको हम नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों? इसके पीछे देखिए कारण क्या है कि जितने भी हमारे पास कार्बन है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, साइनेट्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके अंदर कार्बन मेन एलिमेंट है ही नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे को कपड़े धोने का, सॉरी, कपड़े धोने की अगर मैं बात करूं तो ये Na2CO3, वॉशिंग सोडा हम लोग इसको बोलते हैं, विद 10H2O। लेकिन इसके अंदर कार्बन है, बट दिस इज द नॉट द मेन एलिमेंट। ये वॉशिंग सोडा की तरह हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, बट दिस वन इज नॉट द मेन एलिमेंट। तो इसी वजह से हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सो करेक्ट क्लासिफिकेशन मैंने अभी बताया था, ये 3 हमारे किस में रहेंगे? ऑर्गेनिक में, और बाकी सब किस में रहेंगे? इनऑर्गेनिक के। अब देखिए, अब ऑर्गेनिक में मेनली मैंने अभी बताया, जो मेनली कहां से ऑब्टेन होंगे? लिविंग सोर्सेज से। एग्जांपल क्या आ गया? शुगर। और एग्जांपल क्या आ गया यहाँ पे? यूरिया। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो जो मेनली नॉन लिविंग सोर्सेज से हमें ऑब्टेन होंगे, जो मिलेंगे, जैसे रॉक्स आ गए, जैसे अर्थ आ गई, है ना, मिनरल्स आ गए, इन सब से। देखिए, अगर आप लोग ध्यान दें, कोई भी अगर एग्जांपल लो इधर, तो सभी के सभी मेनली कहां से ऑब्टेन होने लग रहे हैं? आपके नॉन लिविंग सोर्सेज से। अब यहाँ पे अब मूव करेंगे अगले पॉइंट के ऊपर। देखिए, अगले पॉइंट में जो हमारे पास आ गया यहाँ पे, देखिए कि
सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंसेप्ट देने वाला था वो था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने बोला कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली बोला कि भाई कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एक सोर्सेज होते हैं, एनामेक्यूल्स होते हैं, इस तरह से कुछ भी इसने बना के बता दिया कि भाई हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऐसे बन सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं थी, क्योंकि इस थ्योरी को फेल कर दिया गया जो सबसे पहला अटेम्प्ट इसी ने दिया था, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी को फेल किया वॉलर ने। वॉलर, यही मैं मानता हूँ कि जो मेन जो सबसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया वो वॉलर ही थे, क्योंकि इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया और अमोनियम साइनेट को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया यूरिया के अंदर। ये देखिए, अब इसने यूरिया बना लिया। अब यूरिया बनाया तो दैट वाज द फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम लोग बोल सकते हैं। और वॉलर ही वो साइंटिस्ट था जिन्होंने फेल की किसकी थ्योरी, बर्जीलियस की, कि हाँ भाई ऐसे कुछ भी नहीं होता, जो अकॉर्डिंग जो उसने बताया हम लोग को वाइटल फोर्स थ्योरी को नहीं सही है, मतलब वॉलर ने इसको गलत कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास कॉल्ब आ गए। बड़े फेमस साइंटिस्ट है कॉल्ब। कॉल्ब की फेमस सिंथेसिस भी है, जैसे इथेन बनाने का इन्होंने बड़ा एक अच्छा मेथड दिया, इथेन किस तरह से प्रिपेयर करना है आपने। फिर इन्होंने हमें इथीन बनाने का भी बड़ा एक बेस्ट मेथड दिया। फिर कॉल्ब ने हमें इथाइन बनाने का बड़ा बेस्ट मेथड दिया। फिर इन्होंने वहां पे बेंजल्डिहाइड बनाने का भी बड़ा जबरदस्त मेथड वहां पे प्रपोज किया। तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ कॉल्ब थे ही बहुत जबरदस्त। देखिए, कॉल्ब पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिटिक एसिड बनाया, ठीक है। और मतलब उसके एलिमेंट से, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब को क्लब करके ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सिंथेसाइज्ड द एसिटिक एसिड। लेकिन लेटर जो बेंजीन बनाई गई, ऑल्दो बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन बेंजीन बनाने वाले साइंटिस्ट यही थे पहले। क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन किया था वो था कैकुली ने एक्सप्लेन करा था, ठीक है। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन बनाया इन्होंने ही था, तो इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आगे बैर्थलोट। बैर्थलोट भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो सिंथेसाइज हम लोग को करके बताया वो था मीथेन, कि हाँ भाई मीथेन जो है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम वेयर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली एक्सट्रैक्टेड। देखिए ऑप्शंस आपके पास है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग, अर्थ क्रस्ट, सी। कहां से ऑब्टेन करते हैं हम? मेनली ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग सोर्सेज से ही ऑब्टेन करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर लिविंग सोर्सेज। इसके बाद में हमारे पास आ गया नेक्स्ट पॉइंट कि यूरिया कहां से प्रिपेयर की। देखिए यूरिया को प्रिपेयर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वॉलर, है ना। वॉलर साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। तो वॉलर जो थे उन्होंने किससे सिंथेसाइज किया था? अभी अभी आप लोगों ने किया था अमोनियम साइनेट से। तो मेनली इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम द अमोनियम साइनेट, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जो मेनली लिविंग सोर्सेज से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज आ गया, जैसे एग्जांपल हमारे पास इथेनॉल आ गया, या कोई भी इस तरह से आप एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। इसमें अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक। देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ की जितनी भी चीजें हैं। जैसे एग्जांपल क्या आ गया? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे ये कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल की शेल्स हैं, इवन शेल्स किसकी बनी होती है? जेलेटिन की बनी होती हैं, ठीक है। तो जेलेटिन की बनी होता है, ये भी मेनली कहाँ से ऑब्टेन किया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। नेक्स्ट अगर मैं देखूं पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, ये मीथेन गैस है, ऑयल है, ये हम लोग वैसलीन जेली या जो भी जेली लगा रहे हैं, सारी की सारी किसकी वजह से बनी? ऑर्गेनिक की वजह से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं डाई इंडस्ट्री, जितने भी पेंट आज के टाइम में हम लोग घर में करने लग रहे हैं और है, सारी की सारी चीजें जो है दे मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद खास बात ध्यान रखना कि वहां पे एजो डाई यूज होती है, इंडिगो, मॉडर्न डाइट भी इवन आजकल यूज होती है, मॉडर्न डाई, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो टोटल 8 टाइप की डाइज हैं, और सारी की सारी मेनली कहाँ से ऑब्टेन होती है? मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही हम लोग इसको निकालते हैं। पॉलीमर इंडस्ट्री, जैसे कहीं थ्रेड बनाना है, जैसे कपड़े सिलने हैं या करना है, कपड़े बनाने हैं, ये देखिए धागे आ गए, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही देन है, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक की सारी बोतल, प्लास्टिक जितनी पॉलिथीन है, सारी की सारी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही देना। जैसे देखिए मेरे पास एक इथीन है, और इथीन को जैसे मैंने पॉलीमराइज कराया, पॉलीमराइज कराते इट गेट चेंज टू पॉलीथीन लाइक दिस। देखिए अब खास बात क्या है, ये जो बना है इथीन से पॉलीथीन बनी है, ठीक है। अब आगे वो तो कंडीशन है, जिगलर, नाटा, कैटलिस्ट और हम लोग बहुत कुछ यूज करते हैं, लेकिन मेनली तो ये यही आया ना मेनली प्लास्टिक तो। लेकिन प्लास्टिक बना किससे? कार्बन से। तो मेन एलिमेंट फिर से क्या गया? कार्बन। अगर सिक्स में बात करें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी पूरा यही भरा पड़ा है, ठीक है। फूड इंडस्ट्री की बात करें, ये देखिए आज के टाइम में जो केक होता है, ब्रेड होती है, ब्रेड के अंदर बोरेक्स ऐड किया जाता है,
ठीक है, वो तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, लेकिन ये जितना भी केक का मटेरियल है, ठीक है, और हैं चीजें, इसकी जो क्रीम बनने लग रही है, दे ऑल कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इवन बर्गर के अंदर भी जो सॉसेस डलने लग रही हैं और हैं इतनी तरह के हम लोग चीज वो लगाते हैं, और दे ऑल कम फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं फर्टिलाइजर की बात करूं तो मेनली यूरिया को हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बनने लग रहा है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सारा का सारा यही आ रहा है। सोप इंडस्ट्री, सारी साबुन इसी से बनाई जाती है, क्योंकि साबुन भी क्या होता है ज्यादातर में, देखिए या तो पाल्मिटिक एसिड यूज होगा या स्टीरिक एसिड यूज होगा, कुछ भी यूज हो इनमें से, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम। मान लो स्टीरिक एसिड ही ले लें, C17H35COO H, ये आ गया हमारे पास में स्टीरिक एसिड। यहाँ H की जगह Na लगा दिया तो ये बन गई सॉप। ठीक है, तो देखिए मेनली ये भी किससे आ रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आने लग रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज, एक्चुअल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या आने लग रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है। लेकिन पॉइंट ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही क्यों, मैं अभी अभी बताया था, हाई कैटिनेशन एबिलिटी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है कार्बन की, टेट्रावेलेंसी होती है उसकी, और खास बात क्या है, कंपाउंड जो होते हैं दे शो आइसोमेरिज्म, एंड नेक्स्ट कंपाउंड है एग्जिबिट द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। यानी इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं इन सारी की सारी चीजों की वजह से, मेन प्रॉपर्टी देखी जाए तो यही दो मेन प्रॉपर्टी है, इन स्पाइट ऑफ दीज टू आगे तो सारी की सारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसको इसको मेनली ये क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कैटिनेशन अभी बता चुका मैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और कार्बन की हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब वो जितने भी टेट्रावैलेंसी के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे वो सिंगल बॉन्ड में भी आ सकते हैं, डबल में भी आ सकते हैं, या वन डबल टू सिंगल आ जाए, या वन ट्रिपल वन सिंगल आ जाए, या वन सिंगल टू ट्रिपल, कुछ भी इस तरह से बन सकता है। क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रही है, 1s2 2s2 2p2। लेकिन खास बात अगर आप देखो तो आउटर मोस्ट शेल यानी सेकेंड शेल के अंदर आपके पास 2 + 2 टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन को जरा इलेबोरेट करके देखते हैं। इसके पास कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2, और ये बन गया 2p 4, सॉरी मैं गलत बना दिया, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो इस तरह से आ गया 1 एंड 2, लेकिन साथ ही साथ 2s2 के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, और इसकी वजह से अल्टीमेटली s के अंदर क्या रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और जो p है वहां पे भी हमारे पास में क्या आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 एंड 3। अगर आप देखो तो चार के चार इलेक्ट्रॉन दे आर रेडी फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी ये चारों के चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी हैं। तो आराम से बॉन्ड फॉर्मेशन देंगे, और जब ये आराम से अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन देंगे तो इसकी वजह से ऑब्वियसली क्या टर्म आ जाएगी, टेट्रावेलेंसी। यानी शुरुआत में बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एनर्जी की वजह से यहाँ पे पहुंचना स्टार्ट होगा, तब ये वहां पे ये चीजें कर पाएगा। ठीक है, एक्साइटेड के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, 501.6 किलो जूल पर मोल, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, हाइड्रोकार्बन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है उनकी, कार्बन टू कार्बन, और उसकी शेप एंड बॉन्ड एंगल क्या है। देखिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन एल्केन आ गया। एल्केन जिनका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूं तो h की वैल्यू क्या रहेगी, 2 × 2 + 2, यानी आंसर क्या आ गया, C2H6। दिस इज माई आंसर, यानी इथेन। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन, हाउ डू वी कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको सिर्फ इतना सा करना है कि चेक करें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इथेन का। अगर आप लोग देखें तो आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो अगर मैं देखूं तो स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास में 4 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के केस में आपने एक एस में डाल देना और 3 आपको पी के अंदर डाल देने हैं, तो टोटल क्या बन गया, sp3। सपोज कहीं पे अगर आपके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो 3, देखिए एस तो कॉमन है ही है, अब एस में आपने डाल दिया, अब 3 में से 1 चला गया 2, तो बच गए कितने, 2, तो sp2। अब मान लीजिए अगर कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, लाइक दिस, ऐसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एक एक एच, तो ऐसे केस में देखिए जब भी डबल बॉन्ड होता है तो एक सिंगल सिग्मा और एक सिंगल पाई, लेकिन जब ट्रिपल होता है तो उसके केस में एक सिग्मा हो जाएंगे और 2 पाई हो जाएंगे। यानी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड के केस में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ये आपके पास आ जाएगा।
ठीक है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। चलिए अब थोड़ा इरेज करके आगे की तरफ भी मूव करते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, देखिए हाइब्रिडाइजेशन। sp3 आ रही है, अभी मैंने बताया बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है 1.54 बॉन्ड लेंथ आ रही है एंगस्ट्रॉम में, और दूसरी बॉन्ड लेंथ आ रही है 1। अब ये बॉन्ड लेंथ अलग अलग क्यों? देखिए इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण है जैसे ये सी आ गया सी, और ये आ गया आपके पास में एच। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इधर की तरफ एक तो कार्बन टू कार्बन एटम आ रहा है, तो ये एक आगे सी बॉन्ड सी, और दूसरी हमारे पास क्या रही है कार्बन टू हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये बॉन्ड लेंथ वो आगे दूसरी। अब देखिए कार्बन टू कार्बन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है ऑब्वियसली हाइड्रोजन कंपैरिजन में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, बड़ी आएगी, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, छोटी आएगी। शेप की अगर मैं बात करूं तो मेनली टेट्राहेड्रल शेप, और बॉन्ड एंगल क्या आ रहा है, अब सॉरी बॉन्ड एंगल आ रहा है 109.2 डिग्रीज का। अब अगर बात करो हाइड्रोकार्बन एल्कीन, एल्कीन देखिए एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल क्या आ गया C3H6, जैसे एग्जांपल क्या आ गया C2H4, यानी डबल ट्वाइस करना, आपको कुछ नहीं करना हो। तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए अभी मैं बता के हटाऊं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये आ गया स्ट्रक्चर, ये मैंने एक इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस इथीन के स्ट्रक्चर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मान लीजिए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये मेरे पास में एक इथीन का स्ट्रक्चर आ गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये एक पाई बॉन्ड है। अब अगर ये एक पाई बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, एक एस में डालेंगे, जो बच गए वो पी के अंदर जाएंगे, तो क्या बन जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक आपने एस में डाल दिया और बाकी जो बचे हुए थे वो पी को आपने इसमें डाल दिया। तो अल्टीमेटली जो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ गई, इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। दैट इज द इजीएस्ट मेथड। आपको मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यू हैव टू काउंट। सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें एंड यू विल गेट द आंसर। तो आंसर आएगा sp2। अब बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, देखिए बॉन्ड लेंथ कार्बन टू कार्बन है 1.34 एंगस्ट्रॉम की, लेकिन अगर मैं बात करूं वहां पे बॉन्ड लेंथ कार्बन टू हाइड्रोजन की, तो कार्बन टू हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ आ रही है 1.09, सॉरी जो बॉन्ड लेंथ आ रही है इट इज अराउंड 1.08 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड एंगल देखिए शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर, तो बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री। अब आ गया एल्काइन। एल्काइन जिनका मॉलिक्यूलर जिनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, यानी अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन क्या आएगा, 2 टू द 4 -2, यानी C2H2, नेट फॉर्मूला। तो देखिए ऐसे केस में अब स्ट्रक्चर के अगर बारे में अगर हम लोग बात करें, तो स्ट्रक्चर के केस में देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C ये आ रहा है, और जब भी ऐसा कुछ हमारे पास होता है तो देखिए सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होता है, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके केस में 2 तो पाई बॉन्ड होंगे एंड 1 क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर आप देखें तो ईच कार्बन एटम शेयर 2 सिग्मा बॉन्ड। अब 2 सिग्मा बॉन्ड्स अगर आने लगे हैं तो 1 तो आप S में देंगे और 1 को या P में देंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगी हाइब्रिडेशन sp, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट करते हो हाइब्रिडाइजेशन को, मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं है। 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, तो आप इस तरह से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए बॉन्ड लेंथ जो कार्बन टू कार्बन रह जाएंगे 120, कारण क्या हुआ, देखिए जब मेरे पास में सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी लेंथी होती है, बड़ी होती है, और जब मेरे पास में क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आने लग रहा है, सी डबल बॉन्ड सी आने लग रहा है, तो ऑब्वियसली देखिए बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, रस्सी एक लंबी होती है, लेकिन रस्सी को जब मैं 2 फोल्ड में डिवाइड करता हूँ तो उसकी लेंथ कम हो जाती है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जब 3 फोल्ड में डिवाइड करता हूँ तो बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। अगर देखें तो यहाँ लेंथ ही है, यहाँ थोड़ी छोटी होगी, यहाँ और छोटी होगी, लेकिन कार्बन टू हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ आने लग रहा है, देखिए ज्यादा फर्क नहीं है, 1.09 एंगस्ट्रॉम, 1.08, 1.06 एंगस्ट्रॉम, और शेप रहेगी लीनियर, यानी 180 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल यहाँ पे रहने वाला है। हम देखें, अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है क्या चीज एक्चुअल में। देखिए यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का यहाँ पे एग्जैक्ट जो मीनिंग आने लग रहा है, आप ये कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, मान लीजिए कि तीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक हमारे पास ये आ गया ब्लैक कलर में, सेकेंड हम चूज कर लेते हैं रेड कलर, ब्राउन कलर में, सॉरी, ये आ गया एक स्ट्रक्चर जिसमें मेरे पास आपको पता है कि कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट आ गए मेरे पास में फिर इस वाले के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये हमारे पास में आ जाएंगे नेक्स्ट के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स।
चलिए ये आ गया हाइड्रोजन। ये आ गया हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे एक्चुअल में मीनिंग क्या है, देखिए मीनिंग ये है कहने का कि जो कार्बन टू कार्बन ये क्या आ गया मेरे पास, एक सिंगल बॉन्ड आ गया, और ये आगे मेरे पास में हाइड्रोजन, यानी ये जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया अभी, ये सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4, यानी ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को मेनली बनाने का तरीका क्या है, देखिए सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए हमें मेनली क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड के लिए चाहिए हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप, या ये कह सकते हो टेल टू टेल, टेल टू टेल ओवरलैप। यानी इस तरह से आपके पास क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और वो मैं दिखा चुका हूँ, ये ब्लू कलर का जो पूरा पोर्शन है, ये सारा का सारा क्या आपका सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, जो नीचे बना। लेकिन अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ म्यूचुअली शेयर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ म्यूचुअली शेयर करेगा, यानी ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन चुका है, पाई बॉन्ड। देखिए मैं इसको कुछ इस तरह से एग्जांपल से यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा सिंगल बॉन्ड को। देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक रिफिल है, रिफिल आपको विजिबल हो रहा होगा, ये क्या एक सिग्मा बॉन्ड है। अब मैंने क्या किया, इस रिफिल को एक पेन के कवर के अंदर यहाँ पे डाल दिया इस तरह से, देखिए ये मैंने इसको इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया। अब ये क्या बन गया मेरे पास में, डबल बॉन्ड। यानी अगर आप देखें तो ये अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के ऊपर ये जो कवरिंग आ रही है, पूरी कवरिंग किस चीज की, आपकी पाई बॉन्ड की। यानी ये ड्रम ऊपर बन के रखा गया, यानी ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो और ट्रिपल बॉन्ड कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए ये कैप है, इस पेन के ऊपर डाली और ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक कवरिंग और ऊपर से आ गई इसके, यानी ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। यानी अब ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ये चीज, ये म्यूचुअल शेयरिंग इस तरह से। यानी आप ये बोल सकते हो कि ये वाले कार्बन को अगर मैं इधर ड्रॉ करूं और ये वाले कार्बन को मैं इधर ड्रॉ करूं, तो इसका ये भरा हुआ ऑर्बिटल इसके खाली ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, फिर इसका खाली ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के भरे हुए के साथ ओवरलैप करेगा। यानी एक तरह से इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ने एक क्लाउड बना दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी पाए इलेक्ट्रॉन्स ने भी अपना एक क्लाउड बना के रख दिया, सिग्मा ने पहले बना रखा था। तो इस तरह से जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनी, ये पूरा का पूरा क्या बन गया हमारे पास में, एक डबल बॉन्ड। यानी इस तरह से पूरा का पूरा क्या आ चुका है, एक हमारे पास में डबल बॉन्ड। आई होप ये चीज बहुत अच्छे से आप लोग को क्लैरिफाई हो गई हो। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए तो पाई बॉन्ड कैसे बन रही है, साइड वाइज ओवरलैप से, साइड वाइज बोल लो या लेटरल ओवरलैप बोल लो, जबकि हेड ऑन ओवरलैप से आपके पास लीनियर ओवरलैपिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेड टू हेड या टेल टू टेल। इस ओवरलैप की वजह से मेनली जो बनने लग रहा है, वो मेनली कौन सा बनने लग रहा है, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन साइड वाइज ओवरलैप से क्या बन रहा है, टाइप मेनली क्या बन रहा है, पाई ओवरलैप, ठीक है। अब अगर बात करें टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, देखिए टाइप ऑफ कार्बन मतलब प्राइमरी कार्बन आ गया, प्राइमरी कार्बन मतलब देखिए मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन एटम है, ये आ गया CH2, ये Cl आ गया। मान लीजिए फंक्शन ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है, ये मेरे पास या प्राइमरी, ठीक है। तो या दूसरे सेंस में लिख सकते हैं आप, दूसरे सेंस में ये देखिए ध्यान से, CH3 CH2 CH3, यानी कॉर्नर वाला कार्बन आगे कितने के साथ कनेक्ट है, 1, लेकिन ये कितने के साथ कनेक्ट है आगे, अगर देखें तो 2 के साथ, एक लेफ्ट और एक राइट। तो ये आपका क्या आएगा, सेकेंडरी कार्बन। यानी मेन कार्बन कितनों के साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ, तो ये क्या आ गया, सेकेंडरी कार्बन। लेकिन अगर मैं इस कॉर्नर वाले कार्बन की बात करूं, सिर्फ इस कॉर्नर वाले कार्बन की या इस वाले कॉर्नर वाले कार्बन की, तो ये सिर्फ दोनों एक एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, प्राइमरी कार्बन। तो इस तरह से कितनों के साथ कनेक्शन है। अब अगर आप देखें तो इस CH3 का इस CH2 कुछ ऐसा है। तो ये वाला कार्बन तो आगे एक से कनेक्टेड है, यानी ये प्राइमरी, ये वाला भी आगे एक से कनेक्टेड है, यानी ये भी प्राइमरी, और ये वाला आगे 2 से कनेक्टेड है, तो ये सेकेंडरी। तो अगर मैं देखूं स्ट्रक्चर के अंदर, मेरे पास में 6 प्राइमरी हाइड्रोजन आ रहे हैं, और जबकि मेरे पास में 4 ही सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन का। अब टर्शरी, अगर वही कार्बन आगे जाके 3 कार्बन के साथ फर्दर कनेक्टेड हो इस तरह से, तो अब ये क्या बन गया आपका, टर्शरी कार्बन। अब टर्शरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द टर्शरी हाइड्रोजन। मेनली क्या नाम देते हैं उन्हें, टर्शरी हाइड्रोजन। क्वाटनरी भी होता है, अगर एक और मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूं CH3, तो अब ये मेरा क्वाटनरी कार्बन बन जाएगा। फिर टर्शरी नहीं, बल्कि क्वाटनरी एक और कार्बन इंक्लूड हो चुका है। स्ट्रक्चर्स की बात करें, देखिए
जो हमारे पास में आ गया, सबसे पहले क्या आ गया, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। हर बॉन्ड, हर एटम को हम प्रॉपरली दिखाएंगे। देखिए इथेन के स्ट्रक्चर में, या फिर मान लीजिए इथीन का स्ट्रक्चर है तो इथीन का स्ट्रक्चर पूरा ओपनली ड्रॉ होएगा। लेकिन अगर मैं सेकंड बात करूं कंडेंस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ आपको बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी है, नो बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन। यानी आपको यहाँ पे बॉन्ड बना के दिखाने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर, कंडेंस के अंदर। सिर्फ आपको क्या शो करना है, शो एटम ओनली। here you have to show hydrogen atoms। ये चीज अच्छे से क्लैरिफाई हो गई होगी। अब देखिए कंडेंस फॉर्मूलाज हमारे पास नेक्स्ट आ गई हेडिंग। अब कंडेंस फॉर्मूला के अंदर देखिए, कंडेंस फॉर्मूला में मतलब हम लोग को कोई बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब नो बॉन्ड शुड बी शोन, कोई बॉन्ड नहीं शो करना है, नो बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन। आपको किसी भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू बेसिकली शो ओनली एटम्स, आपको सिर्फ एटम्स शो करने हैं, शो एटम्स ओनली, शो एटम्स, आपको सिर्फ एटम्स शो करने हैं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर्स। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाता देन यू हैव टू शो, ओनली आपको शो क्या नहीं करना है, सिंगल बॉन्ड्स। ये भी चीज ध्यान रखनी है, ओनली सिंगल बॉन्ड जो है वो आपको शो नहीं करने हैं। अगर कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है देन यू हैव टू शो। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसमें एटम्स नहीं दिखाने हैं, जो एटम्स हैं वो आपको नहीं शो करनी है। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, ओनली बॉन्ड्स। सिर्फ आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, ये चीज क्लैरिफाई होगी। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन अब हम लोग देखेंगे। थ्री डायमेंशनल में सबसे पहले आ गया हमारे पास वेज एंड डैश फॉर्मूला। देखिए इसके अंदर एक सॉलिड डैश होता है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एक डॉटेड इस तरह से डैश आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन का क्या मतलब है, देखिए बिलो द प्लेन का यहाँ पे मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक इस तरह से एक प्लेन आ गया, एक कागज है, ठीक है, इस तरह से। तो अब जो भी चीज एक तो इन प्लेन होगी, एक बिलो द प्लेन होगी, एक अबव द प्लेन होगी। तो ये मेनली कहाँ आता है, बिलो द प्लेन, और ये मेनली कहाँ आता है, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। ये चीज ध्यान रखने वाली है। और जो मेन बॉक्स आ गया, यहाँ पे क्या है, इन प्लेन, हेयर इज योर इन प्लेन। मान लीजिए आपके पास में 4 कार्बन एटम्स हैं इस तरह से, तो आपने क्या किया, इन दोनों को तो प्लेन में रख लिया। अगर ये आपका क्या आ गया, अबव द प्लेन, और ये आपके पास क्या आ गया, बिलो द प्लेन। ठीक है, और देखिए आ गया कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फर्स्ट सिंथेसाइज किया गया था, दैट इज योर यूरिया। किससे, अमोनियम साइनेट से। यूरिया को फर्स्ट टाइम किसने सिंथेसाइज किया था, दैट इज वॉलर ने, क्योंकि उसी ने, अगर याद हो तो, बर्जीलियस की हाइपोथेसिस को फेल किया था। नेम द कंपाउंड विच वाज सिंथेसाइज्ड बाय, देखिए सबसे पहले यूरिया अमोनियम साइनेट से होता है हमेशा मेनली। ठीक है, कंपाउंड विच वाज सिंथेसाइज्ड बाय, ये सिंथेसाइज बाय में मेरे से शायद कुछ पार्ट स्किप हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखेंगे इसको। नेम द साइंटिस्ट हु सिंथेसाइज मीथेन, दैट इज बार्थलोट। बार्थलोट ने मेनली सिंथेसाइज किया था, रेदर देन हाँ बार्थलोट। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी मेनली किसने दी थी, बर्जीलियस ने। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इनमें शो कर रखा है, लेकिन आंसर भी मैंने साथ में शो कर दिया है। ठीक है, मतलब मैं लिखना भूल गया यहाँ पे आंसर, लेकिन ये भी रिप्रेजेंटेड, अगर आप देखें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। अगर आप देखें तो कार्बन के ऊपर ड्यूल हाइड्रोजन है, लेकिन डबल में से एक ही बॉन्ड काउंट होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2। जबकि इस कार्बन के दोनों तरफ डबल डबल बॉन्ड है, तो इसके पास बॉन्ड बचे ही नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2। इसी तरह से हर स्ट्रक्चर में आपको नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना है। ये करेक्टरिस्टिक ये है,
कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नंबर 1 देखिए, वो सारे के सारे क्या होते हैं कॉम्पोजिशन उनकी। उनकी कॉम्पोजिशन मेनली उनके अंदर कार्बन क्या है उनका एक मेन एलिमेंट है। कार्बन उनका क्या है मेन एक एलिमेंट है, लेकिन रेदर देन कार्बन और क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट हो सकती हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेज़ेंट हो सकता है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेज़ेंट हो सकती है, वहाँ सल्फर आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकती है या हैलोजन भी आ सकते हैं, इवन कोई भी इनमें से प्रेज़ेंट हो सकता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास में आ गई दैट इज़ कैटिनेशन। देखिए अभी मैंने बता के हटा था कि भाई कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है और काफी लंबी लंबी चेन काफी लंबी लंबी रिंग्स बननी शुरू हो जाएंगी एंड तो इन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं कैटिनेशन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास में आ गई दैट इज योर कंडक्शन कंडक्शन प्रॉपर्टी थी। कार्बन जो है यहाँ पे 4 के 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखता है। तो मेनली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे डू नॉट शो द कंडक्टिविटी। हाँ एक्सेप्शन आ सकती है लेकिन बट दे डू नॉट शो कंडक्टिविटी और दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लेक्सिसिटी। देखिए कॉम्प्लेक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ही बना सकता है यहाँ पे। ऑब्वियसली कार्बन की चेनें कितनी बड़ी बन सकती हैं, है ना। फिफ्थ आ गया हमारे पास में कमर्शियबिलिटी। देखिए कार्बन जो होता है, जब भी आप कार्बन को जलाओगे तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन पॉइंट क्या है कि हाइड्रोकार्बन है तो उसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्लब करेगा तो दैट प्रोड्यूसेस H2O। जैसे एग्जांपल में अगर मैं ले लूं CH4 एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। जैसे ही ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, अपनी मेनली H2O। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। लेकिन खास बात ध्यान रखना कि जब भी हम इनको जलाएंगे तो साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और साथ ही में क्या प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। दैट्स व्हाई वी आर बर्निंग द हाइड्रोकार्बन। अदरवाइज तो हमें नीड ही नहीं है कुछ भी बर्न करने की। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहता है, लो ही रहेगा, ज्यादा हाई नहीं रहता है कभी भी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए वैक्स। आप वैक्स को आराम से हाथ पे रखिए और वो क्या कर जाएगी, मेल्ट डाउन कर जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नंबर 7 कैरेक्टरिस्टिक दैट इज आइसोमेरिज्म। देखिए कार्बन जो है, मान लीजिए मेरे पास ये एक कार्बन की चेन है इस तरह से। ठीक है, लेकिन मैं उसको ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ, जरूरी थोड़ी है कि मैं उसको इसी तरह से रखूंगा, या मैं उसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए तो ये क्या आ गया, कार्बन की चेन ऐसे भी आ सकती है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन सभी के अंदर देखिए अगर आप ध्यान से तो कार्बन 5 ही है। तो ऑब्वियसली दे कैन एग्जिस्ट एज अ आइसोमर। ये क्या है, एज अ आइसोमर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे सोलुबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर लीस्ट सोलुबल इन वाटर। आप ये बोल सकते हो लीस्ट सोलुबल क्यों, भाई ऐसा वर्ड मैंने क्यों यूज किया, वो इस वजह से यूज किया लीस्ट सोलुबल के पीछे, क्योंकि कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड दे आर पोलर इन नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर, इन नेचर। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का नेचर तो पोलर होता है, वाटर का जो नेचर है इट इज पोलर इन नेचर। तो अगर वाटर का नेचर पोलर है और इनका नेचर क्या है, नॉन पोलर है, तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लगने लग रहा है कि देखिए कि जो नॉन पोलर है वो पोलर के अंदर मिक्सअप नहीं होता है। तो इस वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो वाटर के अंदर मिक्सअप नहीं होंगे। और क्यों नहीं होंगे, उसके पीछे एक सिंपलेस्ट रीजन है कि कार्बन के कंपाउंड जनरली नॉन पोलर है और वाटर क्या होता है, पोलर। हाँ लेकिन डिसॉल्व हो सकते हैं किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। मान लीजिए कार्बन के जो कंपाउंड है मैं उसको हेक्सेन में डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ। अगर मैं उसे हेक्सेन में डिसॉल्व कर सकता हूँ, करना चाहूंगा तो आराम से मैं उसको हेक्सेन के अंदर डिसॉल्व कर दूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इसका भी नेचर क्या है, नॉन पोलर है। इस नेचर इज नॉन पोलर। तो कार्बन के या हेक्सेन नहीं, चलिए मान लीजिए टोलीन में आप डिसॉल्व करना चाहते हैं, टोलीन नहीं, मान लीजिए बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहते हैं, मतलब जब भी आप डिसॉल्व करेंगे इट शुड बी नॉन पोलर, वो भी नॉन पोलर नेचर का ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग मूव करते हैं, सॉरी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, स्टेबिलिटी। देखिए कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर वो स्टेबल ना होते तो ऑब्वियसली वो इतने ज्यादा सॉरी जो कार्बन के कंपाउंड से होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं। लीस्ट स्टेबल ना होते तो ऑब्वियसली बात है कि वो सारे के सारे अर्थ के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहे होते, उनकी डिकम्पोजिशन पॉसिबल ही नहीं हो पाती, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाते होते हैं। ठीक है, वो डिकम्पोज हो सकते हैं और ऑब्वियसली जितने भी कार्बन कंपाउंड वो बन भी डिकम्पोजिशन से रहे हैं और फर्दर डिकम्पोजिशन से कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो इस वजह से क्या होंगे, लीस्ट स्टेबल आ जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सभी के सभी लीस्ट स्टेबल है, सम ऑफ देम आर स्टेबल इन नेचर। कुछ एक उनमें से स्टेबल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे पास ऑयल आ गया, जैसे हमारे पास आ गए पेट्रोलियम्स आ गए, ये सारे के सारे पेट्रो प्रोडक्ट्स दे आर स्टेबल।
लेकिन अब इम्पोर्टेंट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आगे मल्टीपल बॉन्ड। देखिए कार्बन के जो एटम्स हैं दे कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड से क्या मतलब है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इट कैन इजीली फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आ गया नंबर 11 लिंकेज। देखिए जो लिंकेज होती है मेनली कोवलेंट होती है इनके बीच में। अब देखिए अगर मैं देखूं तो इथेन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन टू कार्बन मेरे पास में ट्रिपल सिंगल बॉन्ड आने लग रहा है, तो सिंगल बॉन्ड भी कोवलेंट है, लिंकेज। उसके बाद डबल बॉन्ड बनने लग रहा है एल्कीन के केस में। एल्केन के केस में सिंगल आ रहा है, एल्कीन के केस में डबल आ रहा है, एल्काइन के केस में ट्रिपल आ रहा है। तो देखिए सभी के सभी जितने भी बॉन्ड्स हमारे पास में आने लग रहे हैं वो सभी के सभी कोवलेंट हैं, इसी वजह से वो टाइप्स बनने लग रही है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आगे पॉलीमराइजेशन। देखिए कार्बन के जो मॉलिक्यूल है वो जुड़ जुड़ के बहुत बड़े बड़े पॉलीमर्स बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात देखूं तो एग्जाम्पल में क्या आ गया मेरे पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए इस मॉलिक्यूल का नाम है इथीन, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसको n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके ये कुछ इस तरह से मैं इसका पॉलीमर भी प्रिपेयर करवा सकता हूँ, इस तरह से n नंबर। तो ये मेरे पास में क्या बन गया, पॉलीइथीन। ये मेरे पास में क्या बन गया, पॉलीइथीन। नेक्स्ट पॉइंट के तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक नंबर 13 दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए जितनी भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना जनरली स्लो होती है। क्यों? देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको मुझे ब्रेक करना है तो इट विल टेक टाइम। और अगर ये टाइम लेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको तोड़ने में भी टाइम लगना ही है। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या रहने वाला है, स्लो रहेगा। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, मेनली स्लो रहेगा। अब मूव करें अगर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ गई ऑर्डर। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, ऐसी बात नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, हर कंपाउंड का अलग अलग है। जैसे बेंजीन की अपनी एक बेंजीन की अलग आएगी, एस्टर की स्वीट स्मेलिंग आएगी, अमाइंस की फिश जैसी है, फिनॉल की फिनोलिक स्मेल है। अब यहाँ पे क्या आ जाते हैं, फंक्शन ग्रुप। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, फंक्शन ग्रुप। अब क्या होते हैं फंक्शन ग्रुप? फंक्शन ग्रुप होते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर लार्जली डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करे। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से शेयर करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक गैस है CH3 जिसे आप सारे जानते हो, नाम है इसका इथेन। ठीक है, मीथेन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे इलेबोरेट कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने इसके स्ट्रक्चर को इलेबोरेट किया तो स्ट्रक्चर इज समहाउ लाइक दिस, लेकिन मैंने क्या किया कि ये जो हाइड्रोजन है इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया या फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सब्स्टिट्यूट किसके साथ किया, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया है एक ऑक्सीजन के साथ। तो मेरे पास में क्या बन गया, OH। अब अगर आप देखिए पहले वाला क्या था, गैस था। जो पहले वाला था वो क्या था, गैस था, लेकिन अब ये क्या बन गया, लिक्विड। तो अब अगर ये लिक्विड बन रहा है तो आप इससे क्या बोल सकते हो कि टोटली प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है भाई। तो किसकी वजह से चेंज हुई है, ऑब्वियस सी बात है इस OH की वजह से। हेंस OH इज अ फंक्शन ग्रुप। तो क्या होता है फंक्शन ग्रुप, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लार्जली डिटरमाइन द प्रॉपर्टी, जो मेनली प्रॉपर्टीज बताने लग रहे हैं। नेक्स्ट आ गया होमोलोगस सीरीज। देखिए जितने भी कार्बन के कंपाउंड है, आप चाहे एग्जांपल में ले लीजिए इथेन, सपोज करें आपके पास में इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मेंबर आ गया हमारे पास में प्रोपेन। ठीक है, तो अगर आप देखें उससे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मेंबर मेरे पास में क्या आ गया, ब्यूटेन। अगर मैं देखूं तो सारे के सारे एक ही सीरीज के मेंबर हैं, सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं एल्केन फॉर्मूला को। लेकिन यहाँ और यहाँ के बीच में डिफरेंस है CH2 को, यहाँ और यहाँ के बीच में डिफरेंस है फिर से CH2 का। यानी कॉन्जिक्यूटिव मेंबर जो डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप, दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज मेंबर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होमोलोगस सीरीज को शो कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास। अब देखिए आगे स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट की तरफ। मेन पार्ट में हमारे पास क्या गया, क्लासिफिकेशन। मतलब मेन पार्ट यहीं से स्टार्ट है चैप्टर का, एक तरीके से देखा जाए तो। क्लासिफिकेशन सबसे पहले आगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। देखिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है मॉलिक्यूल हमारे पास ए साइक्लिक हो और हो सकता है साइक्लिक बन जाए। हो सकता है वो साइक्लिक बन जाए, हो सकता है वो ए साइक्लिक ही रहे। ठीक है, सॉरी ए साइक्लिक कर रहा हूँ, एली साइक्लिक। ठीक है, तो देखिए इसके बेसिस पे मेरे पास जो मॉलिक्यूल आ गए, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है क्या चीज। देखिए यहाँ पे जो दोनों में स्ट्रक्चर है, एक तो मेरा क्या आ गया, ओपन चेन, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या आ गया मेरे पास में, क्लोज चेन। क्योंकि यहाँ पे पूरी एक रिंग बनने लग रही है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो दो तरह के, एक ओपन चेन कंपाउंड आ गए, दूसरे क्लोज चेन। ओपन चेन में मेरे पास ए साइक्लिक भी आ सकते हैं, एलिफेटिक भी आ सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे साइक्लिक तो पता लग गया, लेकिन एसाइक्लिक से क्या मतलब है? देखिए एसाइक्लिक से मतलब है अगर मैं इस तरह के कंपाउंड लेता हूँ, देखिए अगर मैं इस तरह के कंपाउंड रखता हूँ यहाँ पे एन ब्यूटेन टाइप में, या इस तरह से एक ब्रांच के फॉर्म में रखता हूँ, तो ये जो मेरे दोनों कंपाउंड हैं ये दोनों क्या है? आइसोमर्स हैं। दे बोथ आर आइसोमर्स। लेकिन दोनों में फिर भी डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि एक है मेरा स्ट्रेट चेन और दूसरा है मेरा ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। सेकंड क्या है? ब्रांच्ड। अब यहीं पे अगर मैं देखूँ क्लासिफिकेशन मेन आ गया, तो ओपन चेन और क्लोज चेन के अंदर एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड है या ब्रांच चेन कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज चेन में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास साइक्लिक रिंग आ सकती है। अब साइक्लिक रिंग में देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? दोनों में डिफरेंस ये आया कि यहाँ पे सिर्फ सारे के सारे कार्बन है, मेन एलिमेंट जो है, तो विल कॉल इट एज अ होमोसाइक्लिक। दिस वन इज होमोसाइक्लिक। ये हमारे पास में क्या है? होमोसाइक्लिक। वेल दिस वन इज हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि अगर आप देखें तो बीच में एक नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व हो गया, दैट्स व्हाई इट्स अ हेट्रोसाइक्लिक। इट इज हेट्रोसाइक्लिक। ये मेरे पास में जो मॉलिक्यूल है इट इज हेट्रोसाइक्लिक, जो पेरिडीन है, तो दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक के बाद में हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ गई? अगर मैं देखूं तो ओपन चेन और क्लोज चेन के अंदर एलिफेटिक और क्लोज सॉरी साइक्लिक रिंग के अंदर एक आ गई होमोसाइक्लिक, जैसे अभी बेंजीन किया था, दूसरी आ गई थी हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का सेकंड नेम कार्बोसाइक्लिक भी होता है, ये भी चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए अभी जो यहाँ पे मेरे पास दो कंपाउंड है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ये है, एक ये है। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है। लेकिन खास बात क्या है कि डबल बॉन्ड एक है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, तो इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। दे आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो अब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड से यहां से क्या मीनिंग आने लग रहा है? देखिए कॉन्जुगेशन का मतलब है कि एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आया यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, फिर यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इस तरह से, ठीक है, लेकिन बाकियों के बीच में नहीं है। ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर ये इस तरह से ऑर्बिटल है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ नहीं है, फिर ये आ गया ऑर्बिटल, और इनके बीच में है डबल बॉन्ड और यहाँ पे नहीं है, तो इसे बोलते हैं डीलोकलाइज्ड और पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और जानने की जरूरत है कि साइक्लोहेक्सेन यहाँ क्या है? एलिसाइक्लिक। क्या है आपका? एलिसाइक्लिक। जबकि जो बेंजीन रिंग है वो आपका क्या है? एरोमेटिक है। अब पॉइंट ये है एरोमेटिक, ये क्या नया चीज आ गई? देखिए दुनिया में जितने भी अगर आप देखिए पुदीना, अगर आप देखिए वहां पे तुलसी, इन सब के अंदर एक बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है। इन सारी फ्रेग्रेंसेस को हम लोग नाम देते हैं अरोमा। अरोमा, देखिए जितनी भी खुशबू वाली चीजें होती है उन सब में अरोमा होता है, इसी वजह से हम लोग टर्म क्या लेके आए हैं? एरोमेटिक। टर्म क्या आई है हमारे पास में? एरोमेटिक, ठीक है। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कंडीशन अभी मैं क्लैरिफाई करूंगा आगे कि एरोमेटिक का हमें कैसे पता लगेगा कब एरोमेटिक है और कब एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब देखिए, अब जो मेरे पास में होमोसाइक्लिक आ गई वो आ गई दो कैटेगरीज में, एक एलिसाइक्लिक और दूसरी आ गई एरोमेटिक, ठीक है। क्लोज चेन की बात करो, सिर्फ क्लोज चेन की बात करो, हेट्रोसाइक्लिक, और ये इसकी फर्दर टाइप्स आ गई। अब देखिए होमोसाइक्लिक के अंदर सबसे पहले मेरे पास में एरोमेटिक जो है एनिलीन आ गया, फिनोल आ गया, ठीक है। इस तरह से मतलब इनके अंदर एटलीस्ट एक रिंग होनी जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या हो गया? प्लेनर रिंग। प्लेनर रिंग फर्स्ट क्राइटेरिया कि सब्सटेंस कोई भी एरोमेटिक कब होगा? सब फर्स्ट क्राइटेरिया है एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक होने की कंडीशन प्लेनर रिंग होनी चाहिए। सेकंड क्या होनी चाहिए? अब देखिए हाँ खास बात ये भी है, एरोमेटिक, जिन एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग है उन्हें बोलते हैं बेंजीनोइड, और जिनके अंदर नहीं होती उन्हें बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड। तो सेकंड कैटेगरी अगर हम बनाएंगे तो इट इज योर नॉन बेंजीनोइड, ठीक है, नॉन बेंजीनोइड। अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, ये आगे ट्रोपोलोन, ये है नॉन बेंजीनोइड बट इट इज एरोमेटिक। अब पॉइंट ये यार एरोमेटिक मैं कैसे बोल रहा हूँ बार बार? यहाँ पे रिंग है, प्लेनर रिंग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि यहाँ कोई भी सब्सटेंस एरोमेटिक तब होगा
कोई भी सब्सटेंस एरोमेटिक तब होगा जब एक तो फर्स्ट क्राइटेरिया उसके अंदर एक प्लेनर रिंग होगी, एक प्लेनर रिंग आनी चाहिए, और सेकंड वो क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, जिसे हम लोग बोलते हैं डी बाय हकल्स रूल, डी बाय हकल्स रूल, जो इसको फॉलो करे। यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग। देखिए बेंजीन हमारा एरोमेटिक था क्योंकि वो प्लेनर रिंग है एक तो, और दूसरा क्या है उसके अंदर एक रिंग है, तो 4 इंटू 1+2 यानी मेरे पास कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं, तो रिंग एरोमेटिक होगी। तो अब बेंजीन रिंग देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स का बनता होता है, ठीक है। तो मेरे पास में टोटल कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो हेंस इट इज एरोमेटिक इन नेचर। अब यहाँ पे भी देखो रिंग एक है, एन की वैल्यू 1 है, तो 4 इंटू 1+2, तो टोटल कितने आने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए यहाँ पे सिस्टम में, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ भी रहे हैं। देखिए आप ध्यान से यहाँ पे अगर देखो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए हमारे पास में। इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है इट इज एरोमेटिक इन नेचर, और ये कंपटीशन में आ भी चुका है ट्रोपोलॉन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब ट्रोपोलॉन ट्रोपोन दोनों से रिलेटेड आ रखे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये नॉन बेंजीनोइड है, ये चीज तो हमें भी क्लैरिफाई हो चुकी है। तो बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड। अब यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक में एक कंपाउंड देखिए एलिसाइक्लिक, एग्जाम्पल आ गया टेट्राहाइड्रोफ्लूरेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे एज अ सॉल्वेंट और कैटलिस्ट हम लोग इसको यूज करते होते हैं। तो फ्यूरेन आ गया, ठीक है, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पिकोलिन, ये भी बेंजीनोइड एक तरह का कंपाउंड है, बेंजीनोइड का एग्जांपल है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर आता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग नॉन बेंजीनोइड के अंदर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन, ओपन चेन, क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, बात अभी हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। इसमें जैसे स्ट्रेट चेन आ गए, इस तरह से कार्बन यहाँ पे ब्रांच निकल आएगी हमारे पास में, इस तरह से ब्रांच। होमोसाइक्लिक के अंदर एक ही साइक्लिक रिंग बनी होगी, हेट्रोसाइक्लिक के अंदर वो बेंजीन रिंग तो आएगी, लेकिन साथ में एक कोई अदर दूसरा एलिमेंट भी आ जाएगा, जैसे पिरिडीन आ गया हमारे पास में, ठीक है, ये सभी। तो इस तरह से देखिए एलिसाइक्लिक आ गई, एरोमेटिक आ गई, यानी होमोसाइक्लिक की बात कर रहा हूं मैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीनोइड भी हो सकते हैं, नॉन बेंजीनोइड भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इनमें से कोई भी कैटेगरी अगर आप देखें तो उठा सकते हो, ठीक है। आगे फर्दर देखते हैं क्लासिफिकेशन को। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, हाँ वही सेम चीज, जो हेट्रो एरोमेटिक होती है उसमें बेंजीनोइड भी आ सकते हैं, नॉन बेंजीनोइड भी हो सकते हैं, जैसे अभी क्या था एक्ोलिन का, ठीक है, और पिकोलिन का। चलिए क्वेश्चन देखिए अब ध्यान से, गिव द क्लास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड नेम। देखिए सबसे पहले आ गया ये कंपाउंड, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये इसका नाम है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्यों, देखिए टोटल हमारे पास नंबर 1 2 3 4, ठीक है। वन ब्रांच के लिए वर्ड क्या यूज होता है आइसो, तो दिस कंपाउंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद ओपन चेन क्लासेस क्या क्या आ गया हमारे पास में, ओपन चेन अभी अभी किया था, सेकंड क्या आ गया ब्रांच, ब्रांच का ये बेस्ट एग्जांपल है जो ऊपर दे रखा है मैंने, ठीक है। सेकंड में क्या आ गया स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में पिरिडीन, ये जो स्ट्रक्चर है पिरिडीन, अब ये क्या आएगा एरोमेटिक के अंदर आएगा, ठीक है, क्लोज चेन कंपाउंड है। दूसरा क्या है हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये चीज ध्यान रखनी है, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है, और खास बात क्या बेंजीनोइड कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद देखिए ये भी नेफ्थलीन, अब देखिए आप यहाँ पे डिबाइकल रूल को लगाते हैं, नाउ देयर आर टू रिंग्स, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, यही था डिबाइकल रूल। तो n की वैल्यू क्या फिलहाल के टाइम में 2 है, +2, तो टोटल मेरे पास में 10 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट मीन्स इट इज एरोमेटिक इन नेचर। अब देखिए इसके जो स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास में क्या आने लग रहा है कि यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यस इट इज एरोमेटिक इन नेचर। ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन का ये एरोमेटिक है नेचर में, ठीक है। क्लोज चेन है, होमोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, बेंजीनोइड है, ठीक है। ट्रोपोन, ट्रोपोन भी ऑब्वियसली बात है एरोमेटिक है, होमोसाइक्लिक है, बट इट इज सॉरी एरोमेटिक है बट इट इज नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद एजोकाइन, एजोकाइन भी सेम हेट्रो एरोमेटिक है,
ठीक है, लेकिन अगर ये किस में आएगा कटेरियन में, नॉन बेंजीनॉइड में। इसके बाद पिपरिडीन जो हम लोग कंसिडर करते हैं, अगर आप देखें तो इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, अगर नहीं है तो हेटेरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड आएगा, ये एरोमेटिक नहीं बल्कि क्या रहेगा, एलिसाइक्लिक, ठीक है। इसके बाद टोलिन, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। क्यों एरोमेटिक है, देखिए रिंग है, रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है, क्योंकि जो रिंग हम लोग ड्रॉ करते हैं बेंजीन रिंग में, एक्चुअल में ये एरोमेटिक, ये रेजोनेंस की वजह से हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ देखिए तो रिंग 1 है, रिंग जो है वो है 1, और तो ऑब्वियसली बात है, अगर रिंग 1 है तो इसकी जो वैल्यू आने लग रही है मेरे पास में 4 × 1 + 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एंड यस देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हेंस इट इज एरोमेटिक इन नेचर और होमोसाइक्लिक कैटेगरी के अंदर आएगा। फ्यूरेन देखिए, फ्यूरेन जो हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक क्यों, देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं मेरे पास में, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये 2 रिंग के बाहर है, 2 अंदर है, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस इट इज एरोमेटिक इन नेचर बट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा। अभी हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या है, देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, मान लीजिए मेरे पास एक फैमिली है एल्केन जिनके अंदर CH3 है, जो नेक्स्ट मेंबर आया वो आ गया CH3 CH2 एंड एक और मेरे पास में आ गया CH3। अब अगर आप लोग देखें तो सेकंड और थर्ड मेंबर जो है दे आर डिफर बाय द CH2 ग्रुप, है ना। अगर मैं नेक्स्ट मेंबर को भी लिखूं तो CH3, नेक्स्ट मेंबर जो आने लग रहा है CH3 CH2, फिर एक मेरे पास क्या आ गया CH2, और एक और मेरे पास क्या आ गया CH3, तो टोटल फिर से, यानी जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं दे आर डिफर बाय द CH2 ग्रुप, या 14 मास लगा लें आप, वहां पे कार्बन का मास 12 है और 2 हाइड्रोजन का 2 आ गया, तो 14 न्यू मास का डिफरेंस आ गया मेरे पास। तो ऐसे मेंबर जो एक ही फैमिली के मेंबर है, मतलब उनका फंक्शन ग्रुप भी सेम है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर रही हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, ठीक है। और वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या आ रहे हैं, सिर्फ CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या नाम देते हैं, होमोलोगस सीरीज मेंबर, दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज मेंबर। देखिए ध्यान से, मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है, सभी CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं सिर्फ। करेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले देखिए इनका सेम जनरल फॉर्मूला होगा, अभी बताया जैसे एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अब चाहे आप उसको मीथेन में लगाओ, चाहे इथेन में, चाहे प्रोपेन में, फॉर्मूला ये यूज होगा। सभी के अंदर फंक्शन ग्रुप सेम रहेगा, बिल्कुल जैसे एग्जांपल के आगे मेरे पास में मिथेनॉल फर्स्ट, और जो सेकंड मेंबर आ गया वो आ गया इथेनॉल, तो देखिए दोनों, और थर्ड एग्जांपल के आगे मेरे पास में प्रोपेनॉल। तो अगर आप ध्यान दें तो सारे के जो है फंक्शन ग्रुप सेम है, और कॉन्जिक्यूटिव मेंबर दे आर डिफर बाय द CH2 ग्रुप, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं। 14 न्यू समझ आ गया होगा, 12 प्लस में 2 हाइड्रोजन का मास आ गया, तो टोटल कितना आ गया, 14 न्यू का डिफरेंस आ जाएगा। होमोलोगस जनरली मैंने बताया था केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी वेरी करती जाएगी वहां पे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग, 6 कैरेक्टर, देयर इज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने कहा था जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा सा चेंज होती रहेंगी, वो थोड़ा सा मूव करती रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड देखिए, ऑर्गेनिक अमाउंट मेनली कंटेन क्या होना चाहिए ऑर्गेनिक अमाउंट के अंदर, कार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार्बन, कार्बन के बिना कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए सक्सेसिव मेंबर किस ग्रुप से डिफर करेंगे, मिथाइल से, मिथाइलिन से, या नाइट्रो ग्रुप से। देखिए आंसर है इसका मिथाइलिन, मिथाइलिन ग्रुप आपका क्या होता है, CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, जबकि CH3 ग्रुप होता है। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप होता है, और मिथीन ग्रुप क्या होता है, CH। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिफर कर रहे हैं CH2 ग्रुप से, दे आर डिफर बाय द CH2 ग्रुप। नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर जो होमोलोगस सीरीज का मास का क्या डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली 14 न्यू, क्यों आएगा, क्योंकि देखिए CH2 का डिफरेंस है 12 इसका और 2 हाइड्रोजन, तो आंसर इज 14। नेक्स्ट देखिए थर्ड होमोलोगस सीरीज ऑफ मेंबर ऑफ मीथेन, मीथेन क्या है, CH4 फर्स्ट मेंबर, तो सेकंड मेंबर क्या होगा इसमें, CH2 ऐड कर दो, है ना, क्या बन जाएगा C2H6, फिर एक और ऐड कर दो C3H8, है ना। तो थर्ड मेंबर ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, यानी 3 में 3 कार्बन आ रहे हैं थर्ड मेंबर में, यानी आंसर क्या आएगा, प्रोपेन, आंसर इज प्रोपेन, सॉरी थर्ड होमोलॉग ऑफ, अच्छा अच्छा सॉरी, थर्ड होमोलॉग ऑफ मिथेन, सॉरी मिथेन को का थर्ड होमोलॉग, यानी 1 फिर 2 फिर आगे ब्यूटेन C4H10, ये आ गया थर्ड होमोलॉग हमारे पास में, ठीक है।
इसके बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक अमाउंट आर सोल्युबल इन विच सॉल्वेंट, ऑब्वियसली नॉन पोलर, पोलर में तो घुलते नहीं। पोलर का नेचर क्या है, वाटर, अभी मैंने जब डिस्कस किया था, वो पानी के अंदर तो घुल ही नहीं सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ क्लैरिफाई हुआ। पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए, कल आपको पार्ट 2 भी इसका बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।